Hello everyone and welcome to the lecture series on the constitutional law। हर घर संविधान घर घर संविधान। और आज का हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं आर्टिकल 13 को। लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे आर्टिकल 13 के क्लॉज हमारे पास 4 क्लॉजेस आते हैं। क्लॉज 1 में हम बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, सेकंड क्लॉज में बात करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में हम बात करते हैं लॉ की डेफिनेशन क्या है, और जो हमारा कंट्रोवर्शियल इशू उठता है वो उठता है 13 क्लॉज 4 से। हमने कहा 13 क्लॉज 4 जो था वो 24th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था, जिसमें हमने बात किया, जिसमें पार्लियामेंट ने क्या प्रोविजन लेकर आए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो प्रोविजन हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको हम लॉ की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। तो हमारा कंट्रोवर्शियल इशू स्टार्ट होते हैं 13(4) को जब इंसर्ट किया गया, या उससे पहले का सिनेरियो क्या था, उसके बाद का सिनेरियो क्या था, आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम आज किस बात पर फोकस कर रहे हैं, हम आज समझने जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी कंसीडर अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 clause 2 as well as under article 13 clause 3, as well as we are going to discuss regarding can fundamental right be amended। क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, और हम क्या समझने जा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम तीनों ही क्वेश्चन की बात करते हैं, तीनों का आंसर एक है, तीनों को हम एक ही तरह से समझ सकते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जुडिशरी का क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे जुडिशरी ने इसको सॉल्व किया। हमने कहा भाई क्यों हम जुडिशरी की बात करें, हमने कहा भाई हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, 3 ऑर्गन में क्या बात करें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने कहा भाई क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन जब भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, हमने कहा एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है भाई। भाई एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं, किसके साथ सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंसिंग थ्योरी के साथ सेपरेशन ऑफ पावर है। मींस यदि 2 ऑर्गन हमारे, मींस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव यदि बियॉन्ड द पावर जा रहे हैं तो किसके पास राइट है, जुडिशरी के पास राइट है। जुडिशरी बियॉन्ड द पावर जा रही है, किसके पास राइट है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पास राइट है। एग्जीक्यूटिव बियॉन्ड द पावर जा रहा है, किसके पास राइट है, लेजिस्लेचर के पास राइट है, जुडिशरी के पास राइट है। हमने कहा भाई तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा चेक लगाने की पावर भी है और बैलेंस करने की भी पावर है। हमने कहा भाई आर्टिकल हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट हो गया, पार्लियामेंट ने इंसर्ट कर दिया और कह दिया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करके हमने इंसर्शन किया है, भाई जुडिशरी के पास उसका राइट नहीं है। 13(4) तो यही कह रहे हैं। तो क्या जुडिशरी के पास तो राइट है इसको चेक एंड बैलेंस करने का, तो जुडिशरी ने उसको कैसे सॉल्व किया। लेकिन उस पॉइंट पर आने से पहले हमें जानना जरूरी है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट से पहले ऐसा क्या हुआ कि पार्लियामेंट को 24th अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट केस लॉज का क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है, और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन लाना पड़ा। यहाँ पर फिर एक बात एम्फसाइज करना चाहूंगी, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन किस केस में आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के रेस्पेक्ट में आया। केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डॉक्ट्राइन दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंदा भारती केस किसका रिपरकशन में आया, 24th अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्सिक्वेंस के अगेंस्ट में आया। तो हम इसको सब चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन कहां पर इशू हमारा आया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। 1951 का केस है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने कहा 1951 में हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, वो भी किससे रिलेटेड केस डिस्कस कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया जा सकता है नहीं। तो कि भाई ऐसा क्या हुआ था जो शंकरी प्रसाद के केस में हमें ये डिस्प्यूट आया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा इसका हम बेसिक हिस्ट्री देखते हैं कि भाई क्या केस था, हम क्यों लेकर आए ये केस। तो हमने कहा भाई इस केस में क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, 1951 में ही हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट आ गया। फर्स्ट अमेंडमेंट करके हमने क्या इंसर्ट किया, आर्टिकल 31A और 31B को हमने इंसर्ट किया। जब हम बात कर रहे हैं 31A, 31B और 9th शेड्यूल को हमने जब इंसर्ट किया और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। हमने कहा भाई क्या कहता था 31A और 31B,
क्या बात करता था, 31A और 31B क्या बात कर रहा था, ये हमें जो लैंड रिफॉर्म लॉस आए थे उसको वैलिडेट करने की बात करता था। हमने कहा भाई जितने भी लैंड रिफॉर्म लॉस आ रहे हैं, हमने कहा लैंड रिफॉर्म लॉस मीन्स हमने कहा जमींदारी एबोलिशन लॉस आ रहे थे। हमने कहा हमारा कंट्री क्या था, हम जमींदारी को एबोलिश करना चाह रहे थे अपनी कंट्री से, पर राइट टू प्रॉपर्टी तो मेरे पास फंडामेंटल राइट था। यदि मैं राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 31A और 31B ला रही हूँ और लैंड रिफॉर्म लॉ को वैलिडेट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं राइट टू प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टेट क्या कर रही है, राइट टू प्रॉपर्टी को, लेजिस्लेचर क्या कर रही है, राइट टू प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में। तो क्या स्टेट को पावर है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में लॉ बना सकती है? भाई हम तो कहेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देते हैं कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि भाई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आप लॉ बना रहे हैं। तो भाई हम चैलेंज करेंगे करेंगे उसको। हमने कहा 9th शेड्यूल क्या कह रहा है फिर, हमने कहा 9th शेड्यूल को जब इंसर्ट किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, तो इसके पीछे का मोटो क्या था, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जितने भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट यदि 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे तो उन पर जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट का नहीं रहेगा। हमने कहा ये किसके अगेंस्ट में हो गया, ये तो 13 क्लॉज 2 के अगेंस्ट में हो गया। हमने कहा 13 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट जब भी लॉ बना रहा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने की पावर किसके पास है, कोर्ट के पास में। लेकिन 9th शेड्यूल डालकर हम क्या कर रहे हैं, हम जितना भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, जितना भी नए लैंड रिफॉर्म लॉज लेकर जो आ रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पर हम रख दे रहे हैं। हमने कहा जुडिशरी के पास कोई राइट नहीं है, जो भी सब्जेक्ट एक बार 9th शेड्यूल में हो गया, पहुंच गया, जुडिशरी के पास कोई राइट नहीं रहेगा कि उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके। और जितना भी लैंड रिफॉर्म लॉज आने लगे वो सब कहाँ का सब्जेक्ट मैटर हो गए, 9th शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर हो गए। तो ऑफकोर्स सी बात है, हमें 13(2) जब हमें मिला हुआ है, 13 क्लॉज 2 जब हमें मिला हुआ है, तो ये तो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको चैलेंज करना तो बनता था। तो हमने कहा भाई चैलेंज किया गया 31A, 31B और 9th शेड्यूल को, कि ये जब भी इंसर्शन किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आगे शक्री प्रसाद के केस में ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन उठता है कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो भी प्रोविजन इंसर्ट किया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू करने की कैपेसिटी होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना इंटरप्रिटेशन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कहती है द वर्ड लॉ in clause 2 and clause 3 of the article 13 did not include the law made by the parliament under article 368। मीन्स क्या कह रही है कोर्ट, कि पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट करके लॉ बना रही है, अमेंडमेंट किस आर्टिकल में, आर्टिकल 368 में, जब अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट कोई इंसर्शन कर रही है, कोई एडिंग कर रही है, कोई डिलीशन कर रही है, तो उसको हम लॉ की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। जिस लॉ को हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, 13(2) और 13(3) में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब साथ ही साथ क्या कह रही है कोर्ट, कोर्ट कह रही है भाई दो तरह के लॉ बन सकते हैं, पार्लियामेंट की दो तरह की कैपेसिटी है लॉ बनाने की। एक तो ऑर्डिनरी कैपेसिटी में जब पावर है, ऑर्डिनरी कैपेसिटी में रहते हुए लॉ बना रही है, और एक अमेंडिंग पावर को यूज करते हुए लॉ बना रही है। तो कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया, कोर्ट ने कहा भाई जब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को यूज कर रही है पार्लियामेंट, तब तो हमारे पास राइट है, हम उसको चेक करेंगे। लेकिन जब अमेंडिंग पावर को यूज करते हुए कोई भी इंसर्शन कर रही है, कोई भी एडिशन कर रही है, कोई भी डिलीशन कर रही है, उस पर हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें हमारा कोई राइट नहीं है, हम उसको चेक नहीं कर सकते। भाई क्वेश्चन मार्क वाली बात है। यदि ऐसा है तो अमेंडमेंट करके कोई भी प्रोविजन इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी के पास भाई इंडिपेंडेंसी है, इंपार्शियलिटी है, जुडिशरी के पास इंटरप्रिटेशन का राइट है, जुडिशरी को हम कैसे कह सकते हैं गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये तो क्वेश्चनेबल मार्क हो गया ना। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन फिर भी जजमेंट तो यही था, इंटरप्रिटेशन तो यही था, इसलिए पार्लियामेंट ने इसको जजमेंट को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करते हुए क्या किया कि हमारी तो सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गई, इसलिए अब हम इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं कि और कोई इंसर्शन हमें नहीं करना है। अभी तक हमारे पास क्या चल रहे थे, क्लॉज 4 इंसर्ट नहीं हुआ था। क्लॉज 4 कब इंसर्ट हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट से। कब आया 24th अमेंडमेंट एक्ट, 1971 में। चलते हैं इसके बाद और केसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि और हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन से केसेस आते हैं, किस तरह का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है।
सेकंड केस हमारे पास आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जो 1965 में आया था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मेजोरिटी के साथ में अपना जो शंकरी प्रसाद का केस था उसको अप्रूव किया। मीन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है इस केस में भी, सुप्रीम कोर्ट इज अप्रूविंग द जजमेंट ऑफ द शंकरी प्रसाद केस एंड इज सेइंग दैट अमेंडमेंट मीन्स अमेंडमेंट ऑफ ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Justice Gajendra Gadkar said that if the constitution maker intended to exclude the fundamental right from the scope of the amending power of the parliament, they would have made a clear provision in this regard. But as we are not having any special provision, it means the parliament is having the right to make the amendment in the fundamental right itself. क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, भाई यदि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जहां इतना डिटेल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहां एक प्रोविजन रख देते कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, पर ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब फंडामेंटल राइट को भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। और यदि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया जा रहा है तो भी पावर है, अपना पावर को यूज कर रही है पार्लियामेंट। लेकिन क्वेश्चन फिर से वही उठता है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर जो है अमेंडमेंट करने की वो अनलिमिटेड पावर है, वो जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है? भाई अमेंडमेंट कर रही है लेकिन उस पर कुछ तो चेक और बैलेंस होना चाहिए। वो चेक और बैलेंस की कैपेसिटी को जब हम बात कर रहे हैं, वो ना ही शंकरी प्रसाद के केस में बात करा गया, ना ही सज्जन सिंह के केस में बात किया गया। तब जो दोनों ही केस, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस जो है हमारे, जो किसके फेवर में जजमेंट जा रहा है, पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट जा रहा है। हमने कहा भाई अमेंडमेंट करके आप इंसर्शन कीजिए, हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हम उसको चेक भी नहीं कर सकते, जो इंसर्शन करना चाहें, जो डिलीशन करना चाहें, जो एडिशन करना चाहें आप कीजिए, यू आर फ्री फॉर दैट। बट we have to keep in mind we are not having the supremacy of the parliament in our country, what we are having supremacy of the constitution. हमने कहा उस पर एक और हमारा केस आता है, केस का नाम आता है हमारा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अभी तक के जो दो केस हम देखे इससे पहले कि उसमें क्या था, हमने पार्लियामेंट के फेवर में जजमेंट दिया। पहली बार गोलकनाथ के केस में जजमेंट जाता है, जो क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया चैलेंज, 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। 17th अमेंडमेंट एक्ट क्या कर रहा था, 9th शेड्यूल के स्कोप को एक्सपेंड कर रहा था। हमने कभी 9th शेड्यूल क्या था, हमने कहा 9 शेड्यूल कह रहा था कि यदि हम इसमें जो भी सब्जेक्ट रख देंगे वो क्या हो जाएगा, जुडिशरी की प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। हमने कहा इसमें क्या करा, लैंड रिफॉर्म लॉज बने पंजाब में, वो हमने इसमें 17th अमेंडमेंट एक्ट में हमने उसको चैलेंज हम कर रहे हैं कि आप 9th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट डाल रहे हैं उसको क्यों भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। हम लैंड रिफॉर्म लॉज जो लेकर आ रहे हैं, क्यों उसको हमने आउट ऑफ द परव्यू रखा हुआ है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी तक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है। हम कल जब डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल 13 को, हमने कहा भाई 44th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31 को हमने राइट टू फंडामेंटल राइट की कैपेसिटी से हटाया और कहां पर रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। हमने कहा 44th अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में हुआ, 1978 में हुआ। तो अभी तक हमारा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो हमारे पास राइट है, यदि मेरा प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन किया जा रहा है तो मैं कहां जा सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ या मैं हाई कोर्ट जा सकती हूँ। मैंने कहा मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो मैं तो जाऊंगी भाई कोर्ट। अब कोर्ट जाकर मैं 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर रही हूँ। तो इस केस में सबसे पहली बार जुडिशरी ने क्या किया, जो अपने पहले के जो दो डिसीजन थे शंकरी प्रसाद के केस में और सज्जन सिंह के केस में, उनको तो ओवर रूल्ड किया। और क्या कह रही है कोर्ट, कोर्ट कह रही है पार्लियामेंट इज हैविंग नो पावर टू अमेंड द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बार इसमें कहा गया, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया पार्लियामेंट पर, वो भी कैसा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, फुल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। क्या कहा कि भाई आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप पार्ट 3rd को अमेंड कीजिएगा, आप फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, यदि आप अमेंडमेंट करके कोई लॉ इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, लॉ मानेंगे, और उस पर हमें जुडिशियल रिव्यू का राइट है। मींस हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में जो इंटरप्रिटेशन हुआ था उससे बिल्कुल अपोजिट इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का आता है। और क्या कह रहे हैं हम कि हम आप बनाइए लॉ लेकिन हम तो जुडिशियल रिव्यू रखते हैं। भाई अमेंडमेंट लॉ भी तो लॉ ही है ना, अमेंडमेंट करके जो प्रोविजन इंसर्ट किया जा रहा है वो भी तो लॉ है, हम तो रिव्यू करेंगे। और यदि हमें लगता है कि वो अमेंडमेंट आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है तो हम उसको हम नलिफाइड भी करेंगे, हम उसको वॉइड भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये हम कब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1971 में जजमेंट आया। अब जैसे ही 1971 में ये जजमेंट आता है और पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल किया जाता है, पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल करके हमने क्या एस्टेब्लिश किया, हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। तो कंट्रोवर्सी तो उठना स्वाभाविक था। हम तो बात कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो गई,
हम बात करें दूसरे हाथ पर, जब हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। एक डिसीजन देकर आप अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट करके आप अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तो कोई बात बनती नहीं है। हमने कहा भाई इस केस का रिपरकशन तो होना था, इसका तो कॉन्सिक्वेंस होना था, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। पार्लियामेंट कहती है जुडिशरी से आप हमारी पावर को कटेल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है अमेंडमेंट करने की, चलिए हम अमेंडमेंट कर कर आपकी ही पावर को कम कर देते हैं। आप कह रहे हैं अमेंडमेंट करके जो लॉ हम इंसर्ट करेंगे उसको हम लॉ मानेंगे और जुडिशियल रिव्यू होगा, चलिए हम उस बात को भी हटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नए प्रोविजन इंसर्ट करते हैं जिससे हमारे पास की तो जो पावर है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, और जो जुडिशरी की पावर है उसको हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है, व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके पास जो पावर है आप उसको जाकर अपनी पेरिफेरी से बाहर जाकर यूज कीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा फिर? उसको समझने से पहले हम चलते हैं कि 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या था। 24th अमेंडमेंट एक्ट लाकर पार्लियामेंट आकर करना क्या चाहती थी? जब गोलकनाथ का डिसीजन आया और जुडिशरी ने उसे पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल किया कि भाई आप फंडामेंटल राइट के पार्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना हमारा स्वाभाविक सा था। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, और पार्लियामेंट क्या लाती है, 24th अमेंडमेंट एक्ट लाती है। 24th अमेंडमेंट एक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो कौन से ईयर में आया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है, कौन से ईयर में आया, 1971 में। क्या पर्पस था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ क्या हमें डिप्राइव करना, जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर से डिप्राइव करना। हम यहाँ पर हम 24th अमेंडमेंट एक्ट के वही पॉइंटर्स ले रहे हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, सारा 24th अमेंडमेंट एक्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं टॉपिक पर वापस। हमने कभी 24th अमेंडमेंट एक्ट पास करके पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने यहाँ पर मेजर 2 मेन पॉइंटर प्रोविजन ऐड किए। क्या ऐड किया, आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया, आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड किया, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन पुट किया। तो समझते हम क्या कहना चाह रही है पार्लियामेंट, हम किस बेस पर कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट अपनी अनलिमिटेड पावर को एस्टेब्लिश करना चाहती थी 24th अमेंडमेंट एक्ट लाकर। तो जब हम बेयर एक्ट को देखते तो हमें क्या मिलता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो ऐड किया गया वो क्या कह रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल मींस किस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल मींस आर्टिकल 13, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट व्हिच एवर हैज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2। क्या कहना चाह रही है पार्लियामेंट कि भाई आर्टिकल 13 की कोई भी बात, मींस आर्टिकल 13 में क्या कहा गया, जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाई if parliament is inserting something by using the power which has been given in the 368। क्या कह रही है पार्लियामेंट, जो भी पावर हम 368 को यूज करते हुए ला रहे हैं, मींस जो भी हम नया प्रोविजन, नया अमेंडमेंट कर रहे हैं 368 के दायरे में रहते हुए, उस पर जुडिशरी के पास कोई भी राइट नहीं है आर्टिकल 13 में। मींस क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 4 लाकर क्या कर रही है पार्लियामेंट, जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल कर रही है। साथ ही साथ दूसरा प्रोविजन 368 में क्लॉज 3 जो ऐड किया गया वो क्या कहता है, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। मींस आर्टिकल 368 में यदि कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उस पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। दोनों ही प्रोविजन को यदि हम देख रहे तो केवल एक मोटो हमें समझ में आता है कि पार्लियामेंट जुडिशरी की जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिप्राइव करना चाहती है, जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल करना चाहती है, साथ ही साथ अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहती है। इतना ही नहीं, और क्या कह रही है पार्लियामेंट, उन्होंने कहा इट विल बी द ऑब्लिगेटेड टू द प्रेसिडेंट टू गिव द कंसेंट ऑन द अमेंडमेंट। क्या कह रही है भाई, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो विद होल्ड कर सकता है, वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस कर सकता है, लेकिन क्या करें, यदि ये अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट पे क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा, उसको उस पर अपनी कंसेंट देनी होगी। यदि हम तीनों ही यहाँ पर प्रोविजन को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, पार्लियामेंट वांट टू एस्टेब्लिश द अनलिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मींस ये अमेंडमेंट करके वो क्या चाह रही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश करना चाह रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है भाई। हम तो यूके की प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते जहां पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दे दी गई। यदि हम यूके की बात करते तो यूके में कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो लॉ बना देती है वही वहां पर सर्वे सर्वा है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हमने कहा भाई वहां की यूके की पार्लियामेंट को तो इतनी पावर है कि वो केवल जेंडर को चेंज करने के अलावा सब कुछ काम कर सकती है। वहां की यदि हम मैक्सिम देखते हैं तो क्या वहां पर हमें मिलता है, पार्लियामेंट ऑफ यूके कैन डू एवरीथिंग
एक्सेप्ट चेंजिंग द जेंडर। वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, इसके अलावा जो करना चाहे वो कर सकती है। तो इतनी सुप्रीमेसी जब यूके की पार्लियामेंट को मिली है, वो हमारे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब यदि हम यहाँ पर हम पूरा पर्सपेक्टिव को चेक कर रहे हैं, 24th अमेंडमेंट एक्ट को चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, पार्लियामेंट का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्या है, सुप्रीमेसी को, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना है। तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो अगेन इसको कहाँ चैलेंज किया गया, केशवानंदा भारती के केस में चैलेंज किया गया। इसके बाद आता है हमारा केशवानंदा भारती का केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विच वाज डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 1973। इस केस के यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, तो इसमें 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट, साथ ही साथ 29th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था। इन तीनों ही अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस क्या था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना। 24th अभी अभी हम लोग देख कर चुके। साथ ही साथ यदि 25th और 29th अमेंडमेंट एक्ट का यदि मैं ब्रीफ देना चाहूंगी, तो मैं क्या कहूंगी, केरला के रेस्पेक्ट में जो हम लैंड लॉ से रिलेटेड लॉस थे, उनको भी कहां पर रख दिया गया, शेड्यूल 9 में रख दिया गया। और शेड्यूल 9 में आप लोग जान ही रहे हैं, जब शेड्यूल 9 में कोई प्रोविजन रख दिया जाता है, कोई सब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो जुडिशरी के पास कोई राइट नहीं है कि उनका जुडिशियल रिव्यू करे। तो जब इन तीनों अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा मेजर इशू किया था सुप्रीम कोर्ट के पास में, कि वाकई में पार्लियामेंट की भाई क्या पावर है अमेंडमेंट करने की, जो आर्टिकल 368 में। तो मैं सेकंड पॉइंटर आप देखिएगा पीपीटी में, व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर conferred by article 368 of the Indian Constitution। भाई कितनी पावर है, क्या ये पावर अनलिमिटेड है या कुछ लिमिटेशन इंपोज की जा सकती हैं। तो जब पिटिशनर की साइड से, मीन हम बात कर रहे हैं स्टेट की साइड से, यूनियन ऑफ इंडिया की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था, कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, पार्लियामेंट किसी लिमिटेशन में काम नहीं कर रही है, भाई उसके पास अनलिमिटेड पावर, वो जो चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकती है। साथ ही साथ पिटिशनर की तरफ से जो कंटेंशन था, पिटिशनर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था, वो कहते माना आर्टिकल 368 में आपके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो सकती है, क्योंकि जहां अनलिमिटेशन आ जाएगी, जहां पर अनलिमिटेड चीजें दी जाएंगी, वहां पर क्या होगा, आर्बिट्रीनेस हो जाएगी। यदि आपके पास अनलिमिटेड पावर है, यदि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, इसका मतलब क्या है, वो आर्बिट्रीनेस में काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो रूल ऑफ लॉ चलता है, हमारे यहाँ तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। तो पिटिशनर का जो पूरा कंटेंशन था, पूरा आर्ग्यूमेंट था, वो इसी पर बेस्ड था। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसाइड करने लगी, उन्होंने कहा भाई सारा मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा भाई गोलकनाथ के केस से स्टार्ट हुआ, जहां पर गोलकनाथ के केस में ये डिसाइड कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट के प्रोविजन में अमेंड कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पहले तो हम यहाँ से फाउंडेशन को हटाते हैं जिसके बेस पर ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो उन्होंने कहा गोलकनाथ का वो पार्ट जहां पर हमने ये बात कहा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर नहीं है फंडामेंटल राइट के पार्ट में, उसको वहां से ओवर रूल किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा यदि हम 368 को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, 368 में पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट बोथ थिंग हैज बीन गिवन। केवल पावर ही नहीं दिया गया, प्रोसीजर भी दिया गया, भाई किस पार्ट में, किस प्रोविजन में पार्लियामेंट कैसे अमेंडमेंट करेगी, कहां पर सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जाएगा, कहां पर स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जाएगा, कौन से ऐसे प्रोविजन है जहां पर हमें स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए। तो पावर एंड प्रोसीजर बोथ हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल 368। अगेन ये पॉइंटर जो है, ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो जाता है कि 368 में केवल पावर दिया गया है, केवल प्रोसीजर दिया गया है, या पावर या प्रोसीजर दोनों दिया गया है। तो इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से भी आप याद रखिएगा। हमने कहा साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, पार्लियामेंट हैज द वाइड पावर अंडर आर्टिकल 368 which extend to all the article including the part 3 of the Indian Constitution but it is not unlimited। क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, हम मान रहे हैं भाई आर्टिकल 368 में आपको वाइड पावर है। वाइड पावर मींस आप कॉन्स्टिट्यूशन के जिस प्रोविजन में अमेंडमेंट करना चाहे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। क्या लिमिटेशन है, पार्लियामेंट के ऊपर क्या लिमिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
माना आप सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, माना आपकी पावर वाइड है, बट अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर इज द लिमिटेशन। आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यदि कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसकी परमिशन हम आपको नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? हमने कहा भाई हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक एंड बैलेंस थ्योरी। जिस ऑर्गन को जो पावर दी गई है वो उसको परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आर्बिट्रीनेस में नहीं परफॉर्म करेगा। यहाँ तो आप आर्बिट्रीनेस लगा रहे हैं। यदि आप अपनी पावर को अनलिमिटेड बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप आर्बिट्रीनेस को लेकर आ रहे हैं। और यदि आर्बिट्रीनेस आएगी तो हम क्या कहेंगे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वाइव नहीं कर सकता, हमारा तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन नहीं रह सकता। हमें तो पावर दिया गया है भाई, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम उसी पावर में रहते हुए हम बात कर रहे हैं भाई रूल कैसा होना चाहिए? रूलर ने बनाया वो रूल नहीं होना चाहिए। रूल किसका होना चाहिए? लॉ का होना चाहिए। लॉ क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम है। तो भाई आप ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में जो अपने आप में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पैरामीटर है जिसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं? किसी लॉ के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात कर रहे हैं यदि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। केवल हम एग्जिस्टिंग लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम 13(1) और 13(2) के बारे में बात करते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करें। तो आप कैसे भाई चेंज कर सकते हो? कैसे आप अमेंडमेंट करके हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर को आर्टिकल 13 में से हटा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोविजन के रिगार्डिंग? नहीं भाई, ये तो हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो जुडिशरी क्या कह रही है? माना आप सारा अमेंडमेंट कर सकते हो, माना आप कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब हम केशव नंदा भारती का केस इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेलिवेंस में देख रहे हैं तो हमने कहा भाई 3 पॉइंटर हमें याद रहना चाहिए। क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या? पार्लियामेंट इज हैविंग द वाइड पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल एज वेल एज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट सेकेंड पॉइंट, बट दिस power of the parliament is not the unlimited. There is the implied limitation on the name of basic structure of Indian Constitution. क्या कह रही है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट? भाई माना आपकी वाइड पावर है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन किस फॉर्म में है? बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। आप जो चाहे वो अमेंडमेंट कीजिए, यू आर फ्री फॉर दैट, but you can't destroy the basic structure of Indian Constitution. If you are destroying, then we are having the power to check and bank the balance on your action. भाई हम तो सुप्रीमेसी में विश्वास कर रहे हैं। हम किस में विश्वास कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक एंड बैलेंस थ्योरी में बिलीव कर रहे हैं। तो आपके पास पावर है, आप लॉ बनाइए, आपके पास पावर है, आप अमेंडमेंट कीजिए। लेकिन यदि आप अपनी पेरिफेरी से बियॉन्ड जा रहे हैं तो हमारे पास भी पावर है आपको चेकिंग करने की, आपको बैलेंस करने की। और उस पावर को हम क्या बात कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप हमसे वो पावर नहीं ले सकते। वो पावर हमें कहाँ मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ क्या याद रखना है? जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे दैट। हम क्या बात कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर, कोई अमेंडमेंट लाकर जुडिशरी को उससे डिप्राइव नहीं कर सकती। तो यदि हम सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजमेंट पर जाते हैं तो हमें एक लाइन में हम इसको समअप करना चाहें, हम क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट इज हैविंग द वाइड पावर टू मेक द अमेंडमेंट, बट देयर इज limitation in the form of basic structure of Indian Constitution and Parliament cannot destroy that. तो हमारे यहाँ implied limitation है, किस नाम से है? बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से है। और हम क्योंकि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोई हमारे पास वहाँ लिमिटेशन नहीं दी गई है। तो पार्लियामेंट उस लूप होल का फायदा उठा रही थी 24th अमेंडमेंट एक्ट में, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा भाई इम्प्लाइड लिमिटेशन हम यहाँ पर रख रहे हैं, इस किस नाम से रख रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से रख रहे हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसी जजमेंट को आगे बढ़ते सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा भाई बेसिक स्ट्रक्चर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? हम बेसिक स्ट्रक्चर को किसी डेफिनेट डेफिनेशन में नहीं दे सकते। भाई हम एक सिंगल वर्ड में बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है ना भाई। तो हम क्या कह रहे हैं? समय के साथ, फैक्ट के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ जब भी इसकी इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन इंटरप्रिटेशन देगा? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन देगी कि क्या चीज
किस एक्सटेंट तक हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि समय के साथ हो सकता है हम चीजें चेंज होंगी, हम उसको एलोबरेट करेंगे, हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी हम कुछ गाइडलाइन सेट कर रहे हैं कि हम इन चीजों को, हम इन पर्टिकुलर प्रोविजन को हम क्या मानने जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर मानने जा रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर ऑफ द स्टेट, डिग्निटी, a republican and democratic form of government, separation of power, sovereignty of country, unity and integrity of the country। ये हम क्या कह रहे हैं, हम इनको क्या कह रहे हैं, हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमने कहा सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, यदि पार्लियामेंट चाहे कि हम सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकते, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज देयर। हमने कहा मेरा कंट्री सेक्युलर है, हम चाहे तो हम क्या करें, हम अपने स्टेट का कोई भी रिलीजन अनाउंस कर दें, भाई नहीं, सेक्युलर करेक्टर क्या है भाई, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, आप ऐसा नहीं कर सकते। फेडरल करेक्टर, हम क्या यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दे, भाई नहीं कर सकते। फेडरल करेक्टर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड किए, कुछ एग्जाम्पल सेट कर दिए उन्होंने, कि उन्होंने कहा भाई हम डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले फैक्ट पर, सर्कमस्टांसेस पर हम इंटरप्रिटेट करेंगे क्या हम बेसिक स्ट्रक्चर मानने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ गाइडलाइन सेट कर दी हैं कि भाई ये चीजें जो है, ये प्रोविजन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा, और पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ नहीं बना सकती। यदि आप इन प्रोविजन को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, प्रियम्बल का प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था। तो ये सारा कहाँ से हम ले रहे हैं, प्रियम्बल के प्रोविजन से ले रहे हैं। तो जितना बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने डिफाइन किया वो हमारा क्या है, हमारा मेन मोटो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन सोल है, जिसके बेस पर हमने उसको बेसिक स्ट्रक्चर का वहां पर प्रोविजन में के बेस पर उसको डिसाइड किया। तो जैसा हम डिस्कस करते केशवानंदा भारती के केस में, केशवानंदा भारती के केस में कहा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को हम किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी ब्रैकेट में क्लोज नहीं कर सकते। समय के हिसाब के, समय के साथ साथ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेस पर जब जरूरत होगी तब हम बेसिक स्ट्रक्चर को एलोबरेट करेंगे। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को, जुडिशियल रिव्यू को अगेन क्या डिसाइड किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी गवर्नमेंट यदि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में जाकर कोई लॉ बना रही है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में जाकर कोई एक्शन कर रही है, तो वो हम क्या मानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का वायलेशन माना जाएगा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसिबल नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में, अभी वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है। पार्लियामेंट फिर क्या करती है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आया था, 1976 में आया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज किए गए थे। लेकिन यहाँ पर हम केवल वही पॉइंटर ले रहे हैं, वही प्रोविजन ले रहे हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 5 वॉज इंसर्टेड। तो क्या पर्पज था, पर्पज भाई सेम था, पर्पज वही था जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिस पर हमारा पूरा कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड कर रहा है कि भाई किसके सुपरमेसी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास सुपरमेसी दे दी गई है, पार्लियामेंट के पास सुपरमेसी है, या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो 368 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को लाने के पीछे का इंटेंशन क्या था, to establish the supremacy of the parliament in place of supremacy of constitution। क्या करना चाह रही थी पार्लियामेंट, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रही थी। तो जब आप 368 को देखते तो आपको क्या मिलेगा वहां पर प्रोविजन, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द पार्ट थर्ड हैव बीन मेड अंडर आर्टिकल 368 शैल बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। क्या कह रही है पार्लियामेंट, भाई हमने जो अमेंडमेंट कर दिया आर्टिकल 368 में रहते हुए, किसी भी कोर्ट में उसको कॉल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब किसी भी कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहेगी। 368 क्लॉज 5 को ऐड करके क्या कहना चाह रही है पार्लियामेंट, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह रही है भाई, हमारे पास हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारी पावर क्या है, अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट करने की, हम किसी लिमिटेशन को नहीं मानते हैं। तो मेरी पावर अनलिमिटेड है, मींस पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं भाई, हमारे पास यदि लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेशन नहीं, तो हम तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को ही खत्म कर रहे हैं वहां से। तो दोनों का पर्पस क्या हुआ, 368 क्लॉज 4 का, क्लॉज 5 का, टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। आप ही सोचिए क्या ये जस्टिफाइड है,
क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसे लॉ बना सकती है, ऐसे अमेंडमेंट कर सकती है जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब एक बार डिसाइड हो गया भाई हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, आपके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि आपने को अनलिमिटेड पावर दे दें। ऐसे तो भाई हिटलर शाही आ जाएगी, फिर तो मोनार्की आ जाएगी। फिर हम क्यों कह रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है? भाई हम क्यों कह रहे हैं हमारा रिपब्लिक है? हम क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सबको एक समान राइट मिले हुए हैं? हम क्यों बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सोर्स है, हमारी इंटेंशन को प्रूव कर रहा है? नहीं भाई, यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे हमारे यहाँ तो भाई यूके का प्रिंसिपल आ गया, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, हम ये नहीं मान सकते। इसीलिए इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। चैलेंज किस केस में किया गया? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजन मिनर्वा मिल्स के केस में जब चैलेंज किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, तो कोर्ट क्या कह रही है? लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट मींस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रही है कि वट एवर हैज बीन डिसाइडेड इन द केशवानंदा भारती केस दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, सो दैट लिमिटेशन will be considered the basic structure of the Indian Constitution. So what the court is saying, limited power of the parliament under Article 368 will be considered the basic structure of the Indian Constitution, and parliament cannot make any law for the purpose of violating, for the purpose of destroying the basic structure of Indian Constitution. साथ ही साथ क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट? फंडामेंटल राइट under certain circumstances, fundamental right in certain cases may also be considered the basic structure of our constitution. क्या कह रही है? जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यू कांट डिस्ट्रॉय दैट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट whatever has been given in the केशवानंदा भारती केस। तो इस पर्टिकुलर केस से क्या हुआ? 368 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को क्या कर दिया गया? नलीफाई कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मींस जब आप बेयर एक्ट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर लिखा होगा द 368 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 हैज बीन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए अपने बेयर एक्ट में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केसेस से, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि किस केस से 368 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो ये हमारा कौन सा केस आ जाता है? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच वाज डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 1980। अभी हमारा एक पॉइंट तो डिस्कस हुआ भाई कि सुप्रीम कोर्ट के ने जब डिसाइड कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो हमें क्या समझ में आता है? पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जो जिस भी प्रोविजन में, चाहे वो फंडामेंटल राइट का हो, चाहे वो प्रियम्बल का हो, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा प्रोविजन हो, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। लेकिन अभी भी हमारे पास एक पॉइंटर ऐसा है जिसको डिसाइड किया जाना बहुत जरूरी था। वो कौन सा पॉइंटर है? आपको याद होगा जब मैं शंकरी प्रसाद का केस आपको पढ़ाने लगी थी तो मैंने कहा कौन से आर्टिकल को इंसर्ट किया गया? आर्टिकल 31A और 31B को इंसर्ट किया गया था, जिसके थ्रू क्या किया गया था भाई? हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिया, हमने शेड्यूल 9 भी इंसर्ट कर दिया था भाई, जिसमें जो सब्जेक्ट हमने शेड्यूल 9 में रख दिए हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं हो सकते। तो हमने कहा भाई वामन राव का केस जो हो रहा है, वामन राव के केस में हमने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B of the Indian Constitution with respect to the doctrine of basic structure। हमने कहा अब तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया ना भाई। अब हमारा शेड्यूल 9 यदि हमारे को ऐसा कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर को कर्टेल किया जा रहा है तो उसकी वैलिडिटी को भी तो चेक करना बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जजमेंट जब दे रहा है अपना, तो हमने कहा भाई क्या बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आने के बाद तो जुडिशियल रिव्यू की पावर को हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा सब्जेक्ट यदि आप शेड्यूल 9 में डाल रहे हो और शेड्यूल 9 में डालकर उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर से अलग कर रहे हो तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन का वायलेशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वामन राव के केस में? उन्होंने कहा भाई यहाँ पर हम एक सेग्रीगेशन लगा रहे हैं। सेग्रीगेशन के लिए उन्होंने क्या डेट डिसाइड किया? 24 अप्रैल 1973। उन्होंने कहा कि जो आपने 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी सब्जेक्ट आपने शेड्यूल 9 में डाले हैं, हम मान रहे हैं भाई कि उस पर हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हम जो डिसीजन आएगा वो कैसे इंपैक्ट जाएगा? जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप लॉज को पढ़ेंगे, जब भी आप प्रोविजन को पढ़ेंगे, केसेस को पढ़ेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं भाई? दो तरह के प्रोविजन हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले। तो कोर्ट क्या कह रही है कि जो हमारा डिसीजन आया है इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तो अप्लाई नहीं कर सकते हम, लेकिन कैसे अप्लाई कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस बैक डेट से, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस
जो अब जिस डेट को हमारा डिसीजन आया उससे जस्ट आगे आने वाली डेट्स है। तो कोर्ट क्या कह रही है, अब हमने यहाँ पर एक डेट डिसाइड कर दी 24 अप्रैल 1973। ये कौन सी डेट है, जिस डेट पर मेरा केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया। उन्होंने कहा जो आपने अमेंडमेंट 20 जो आपने प्रोविजन जो आपने सब्जेक्ट 24 अप्रैल 1973 से पहले 9 शेड्यूल में डाले हैं, माना उस पर मुझे जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रोविजन, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी अमेंडमेंट कर आप प्रोविजन इंसर्ट कर रहे हैं शेड्यूल 9 में, इवन उन सब्जेक्ट पर भी जुडिशरी के पास राइट होगा जुडिशियल रिव्यू करने का। तो वामन राव के केस से हमने क्या करा, शेड्यूल 9 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था उस पर हमने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बोला कि भाई इवन शेड्यूल 9 के केस पर भी, शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट पर भी यदि वो सब्जेक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद मींस केशवानंदा भारती के केस के बाद यदि उसको शेड्यूल 9 में पुट किया गया है तो उस पर भी हमारे पास जुडिशियल रिव्यू करने का राइट होगा और उसको हमसे कोई नहीं ले सकता, चाहे तो पार्लियामेंट कितने भी लॉ बना ले, कितने भी अमेंडमेंट कर ले, लेकिन हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर को हमसे नहीं लिया जा सकता। इवन हमें राइट है, हमें पावर है कि हम शेड्यूल 9 के पॉइंटर्स पर, शेड्यूल 9 के सब्जेक्ट पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकें। कब कर सकें जुडिशियल रिव्यू, यदि उनको केशवानंदा भारती की डेट के केस के जजमेंट के बाद उसमें इंसर्ट किया गया है। लास्ट केस हम यहाँ पर ले रहे हैं IR सेहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, which was decided in the year of 2007. Justice Sabharwal was heading the constitutional bench for deciding this particular case. In this case, constitutional validity of the Tamil Nadu Reservation Act was challenged. हमने कहा भाई रिजर्वेशन एक्ट तो जो था वो कहाँ रखा हुआ था, शेड्यूल 9 में रखा हुआ था। तो कोर्ट क्या कह रही है, अगेन यहाँ पर जो वामन राव का केस था उसमें जो जजमेंट आया था उसको ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है, उसी को यहाँ पर अप्रूव किया जा रहा है। फिर से क्या कह रही है कोर्ट, माना हमने यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं शेड्यूल 9 को, एक 24th अमेंडमेंट सॉरी यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं 24 अप्रैल 1973 के पहले की सिचुएशन, मींस केशवानंदा भारती के जजमेंट से पहले की सिचुएशन, केशवानंदा भारती के जजमेंट के बाद की सिचुएशन। तो उन्होंने कहा माना हमें कोई पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू करने की, जो भी सब्जेक्ट केशवानंदा भारती के केस से जजमेंट से पहले उसमें थे, लेकिन यदि कोई सब्जेक्ट, यदि कोई प्रोविजन केशवानंदा भारती के जजमेंट डेट दैट इज 24 अप्रैल 1973 के बाद इंसर्ट किया गया है, इवन वहां पर भी हमें पूरा यहाँ पर हमें राइट मिला हुआ है कि हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेस पर और डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट, डिफरेंट जजमेंट के बेस पर जो हम इसको समराइज करना चाह रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को देखना चाह रहे हैं, हम अमेंडिंग पावर को देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या पार्लियामेंट की कितनी पावर है, पावर अनलिमिटेड है, तो इसको हम जब समराइज फॉर्म में कहना चाह रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ दो लाइन में, Parliament is having the power to make the amendment in the Constitution. Parliament can amend any provision of the Constitution, including the Part 3rd as well as preamble of Indian Constitution, but Parliament can't destroy the basic structure of Indian Constitution. Even whatever the subject matter has been inserted in the Schedule 9, if it is prior to the Keshwananda Bharati case, judiciary will not have the power to make the judicial review on that, but if the provision, if the subject matter has been inserted after the Keshwananda Bharati case, the judiciary will have the right to make the judicial review on that. मीन्स हम क्या कह रहे हैं, जुडिशरी की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लियामेंट उसको अमेंड कर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसी के साथ आज ये टॉपिक यही बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।